नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनडी क्लासेस पे स्वागत है। मैं हूं नैन्सी दलवानी और आज हम सीखेंगे बैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 14 मार्क्स के लिए आ सकता है, दैट इज़ बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैंकिंग हमें पता है, स्कीम हमें पता है क्या होती है। ऑम्बड्समैन एक नया वर्ड है हमारे लिए। सो ऑम्बड्समैन क्या होता है? ऑम्बड्समैन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं जो पब्लिक की कंप्लेंट्स सुनते हैं और उसका सल्यूशन निकालते हैं। किसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी पब्लिक? हर किसी के अगेंस्ट वाली कंप्लेंट्स नहीं सुनते ये। किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ किया है या उसके खिलाफ हमें कोई कंप्लेन है, वो ये लोग सुनते हैं। ओके, सो बैंकिंग ऑम्बड्समैन इज़ एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द RBI टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कस्टमर एंड देयर बैंक्स। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन क्या है? एक अथॉरिटी है जो अपॉइंट की है, किसने? RBI ने। क्यों? ताकि रिजॉल्व हो सके यानी सॉल्व हो सके डिस्प्यूट्स, झगड़े किसके बीच में? कस्टमर्स और उनकी बैंक के बीच में। Let's see. It acts as an independent mediator aiming to provide a fair and efficient redressal mechanism for customer complaints. ये एक्ट करता है एज ए इंडिपेंडेंट मीडिएटर, जो ना इसकी सुनेगा ना उसकी, वो एक इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। जैसे हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, वैसे ही इंडिपेंडेंटली सुनेगा, वो किसी के फेवर में नहीं रहेगा। इसका बेसिक मीनिंग ये है। और फिर उसका क्या है, एम क्या है उसका? प्रोवाइड करना है उसको फेयर और एफिशिएंट रेड्रेसल मैकेनिज़्म। यानी रेड्रेसल क्या होता है? हमारी कंप्लेंट्स वो सुनते हैं, कुछ लॉस एंड डैमेजेस हुए हैं और अगर वो सही हैं तो उनको रीपे भी करते हैं, वो सब ये लोग मैनेज करते हैं। देन लेट्स सी, it is designed to address various types of complaint including those related to deficiency in banking services. वो किस लिए बनाया हुआ है? ताकि वो वो एड्रेस कर सके, यानी वो सुन सके किसकी? हर टाइप की कंप्लेंट्स को, इंक्लूडिंग जो बैंकिंग सर्विसेज में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो भी वो सुन सके। नॉन एडरेंस टू फेयर प्रैक्टिसेस, यानी अगर फेयर प्रैक्टिसेस अगर कोई बैंक अच्छे से नहीं कर रही, वो फेयर प्रैक्टिस नहीं कर रही, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपना प्रॉफिट ज़्यादा ले रही है। प्रॉफिट ज़्यादा कैसे लेगी? लोन्स प्रोवाइड करेगी हाई इंटरेस्ट रेट्स पे, सेविंग्स अकाउंट और FDs पे कम इंटरेस्ट देगी हमें। तो ये सब अगर हो रहा है, वो फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रही है, तो उसको ये एड्रेस करेगी, सब चीज़ें वो देखेगी। और अगर कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉफुल डायरेक्टिव्स ऑफ द RBI, अगर RBI की डायरेक्शंस को वो कंप्लाई नहीं करेगी यानी फॉलो नहीं करेगी, तो उसको भी ये देखेगा। नेक्स्ट, ये एस्टैब्लिश हुई थी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे क्या? कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग देयर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों? ताकि अगर नॉर्मली हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम धक्के खा खा के रह जाते हैं, पर कोई हमारी कंप्लेंट सुनने के लिए बैठा नहीं होता है। तो अब हम लोग कंप्लेन करने जा रहे हैं तो फ्री में तो नहीं जा रहे हैं। कई बार हमें जो हायर अथॉरिटीज़ होती है उनको काफ़ी पैसे भरने पड़ते हैं। हमारा अगर केस कोर्ट तक जा रहा है तो वहाँ के पैसे लगते हैं, लॉयर पैसे लेगा वो अलग होगा। एंड टाइमली मैकेनिज़्म, बस हम धक्के खाते नहीं रह जाए, हमारा टाइमली मैनर में ही कंप्लेन एड्रेस हो जाए और हमें हमारा कंपेंसेशन अगर कुछ बनता है तो वो भी मिल जाए। अब इसमें RBI एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। वो कैसा होगा? वो अपॉइंट करती है और सुपरवाइज़ करती है सारे ऑपरेशंस ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन के, और एडिशनली वो कंटिन्यूसली रिव्यू भी करती है सारी अपडेट्स स्कीम में, और सब मार्केट डायनामिक्स एंड कस्टमर्स नीड को भी वो पहचानती है। सो बेसिकली इतना सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना टेंशन मत लो, ये पॉइंट आप लिख लो, इट्स ईजी। देन कब एस्टैब्लिश हुआ था और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ ऑल्सो ईजी। यस,
सो आगे कौन सी एंटिटीज़ इसमें कवर्ड है? कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ensuring that wide range of banking entities fall under its jurisdiction. So इसमें ऑलमोस्ट सारी टाइप्स की बैंकिंग एंटिटीज़ कवर हो जाएगी। और ये सब आप ऐसे ना लिख के इसको पॉइंट्स में लिखो तो आपका आंसर ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा। ओके, देन क्या प्रोसेस रहेगी कंप्लेन की? सबसे पहले आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली कैसे फाइल कर सकते हो? ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, पोस्ट भेज सकते हो, या पर्सनली भी जाके इनकी ऑफिस पे आप जाके अपना इशू बता सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स देने होंगे कि इस ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम हुई है, वो सब आपको अच्छे से यहाँ पे बताना पड़ेगा। टाइमलीनेस, यानी स्पेसिफिक टाइमलाइंस होते हैं बैंकिंग ऑम्बड्समैन के। हर किसी की उनके पास बहुत सी कंप्लेंट्स आती है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी के अभी मेरे को वो आंसर दे। सो दे टेक द टाइम और वो इंश्योर करते हैं कि आपकी जो कंप्लेन है वो टाइमली एड्रेस हो जाए और अच्छे से उसका सल्यूशन वो लेके आ पाए। ये सब आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके बाद आप बाकी का तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। सो नाउ लेट्स सी पावर्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब? यानी कि ये इन्वेस्टिगेट करती है आपकी कंप्लेंट को, सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और एविडेंसेस कलेक्ट करती है कंज्यूमर से भी और बैंक से भी, और सही डिसीजन वो लेती है। कंसिलिएशन, यानी वो एफर्ट्स डालती है रिजॉल्व करने में आपके डिस्प्यूट्स को, वो भी अच्छे से शांतिपूर्वक, और डिस्कशन करती है, नेगोशिएशंस भी करती है कस्टमर और बैंक के साथ। यानी कुछ क्लेम्स अगर आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, वो बैंक के साथ भी डिस्कस करेगी, आपके साथ भी डिस्कस करेगी, और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नेगोशिएशंस करने के बाद आपकी कंप्लेंट्स और आपके जो चार्जेस हैं या डैमेजेस हैं उनको वो पे करेगी, ताकि म्यूचुअली आपका एक्सेप्टेबल हो जो भी सोल्यूशन है वो। देन अवार्ड्स, इफ़ द कंप्लेंट इज़ अपहेल्ड इट मे अवॉर्ड कंपेंसेशन और अदर रिलीफ टू द कंज्यूमर। यानी अगर आपकी कंप्लेंट अभी तक सॉल्व नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है उसको, तो आपको वो कंपेंसेशन या और कुछ रिलीफ्स भी देगी। ओके, देन एनफोर्समेंट, ये बाइंड करती है बैंक को। दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ अवार्ड और रेमेडी स्पेसिफाइड इन द डिसीजन एंश्योरिंग, यानी जो भी एंड में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ये सब करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा, उसमें बैंक को बाइंड रहना होगा, मतलब बैंक्स को मानना ही पड़ेगा जो भी डिसीजन है, और वो अच्छे से इंश्योर करेंगे कि आपको कुछ रेमेडी मिल जाए, यानी आपको जो भी आपके डैमेजेस हैं वो पे हो पाए। अब बेनिफिट्स क्या है कंज्यूमर्स के लिए इसमें? रेड्रेसल, यानी आपकी कंप्लेंट्स सुनी जा रही है, आपको कंपेंसेशंस भी मिल रहे हैं अगर आपकी कंप्लेंट्स वैलिड है। एक्सेस टू जस्टिस, आपको जस्टिस मिल पा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई आप पे ओवर रूल कर रहा है। फेयर ट्रीटमेंट, आपको फेयर ट्रीट किया जा रहा है। देन बेनिफिट्स क्या है बैंक के लिए, ये हमने देखे। कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट है इसके साथ, और बैंक्स के लिए क्या बेनिफिट होगा? फीडबैक मिलेगी कस्टमर्स से, एक वैल्यूएबल फीडबैक जो उनके ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और किस किस एरियाज़ में उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो अच्छे से पता चल पाएगा। इम्प्रूव कर पाएंगे, अब फीडबैक मिलेगी, उनको सब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी इंटरनल प्रोसेस को या अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करने के लिए और चीज़ों पे वर्क करेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, by addressing complaints effectively, banks ensure high level of customer satisfaction and trust. तो सारी कंप्लेंट्स को अच्छे से एड्रेस करके, सुन के, वो क्या करती है?
हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर का ट्रस्ट, यानी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड कर पाती है। और इससे हमारा जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर अच्छे से आप उनके कंप्लेंट सुनेंगे, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपके लॉन्ग टर्म कस्टमर बन ही जाएंगे, दैट्स ऑब्वियस। एंड पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन, और इससे आपकी रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी। Thank you so much for watching. Please stay tuned for other important answers.